नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश आहार। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक तरफ महंगाई की मार और डॉलर को छोड़कर तमाम ग्लोबल करेंसी का हाल बेहाल। ये जो पूरा मामला है ये एक दबाव भरा मामला है और रूस यूक्रेन के बीच खिंच रही जंग ने इसमें और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खासकर एनर्जी संकट का जो सवाल है वो पैदा हो गया है और इसी पर हम खास चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एनर्जी संकट में जो सबसे बड़ी चुनौती भारत को है वो डोमेस्टिक लेवल पर कीमतों को नियंत्रित रखने की है। लेकिन नेचुरल गैस की कीमतों में एक तरफ लगातार इजाफा हो रहा है। अमेरिका और यूरोप में इसकी कीमतों में औसतन 120% तक इजाफा हो चुका है, बढ़ोतरी हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या घरेलू नेचुरल गैस की कीमतों की समीक्षा में दाम बढ़ेंगे? सूत्रों की माने तो सरकार घरेलू नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के पक्ष में, इसके हक में नहीं है। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि कब तक इसे रोका जा सकता है। अगर दाम बढ़ते हैं तो इसकी मार आम आदमी को झेलनी पड़ेगी, इतना तय है। सरकार ये सारी बातों का बहुत विशेष रूप से ध्यान भी रख रही है। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में इजाफा होगा जिसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पर भी पड़ना लाजमी है। और इतना ही नहीं, आम आदमी को महंगे बिजली बिल से भी दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सी चीजें जो हैं इन कीमतों से जो है उनका संबंध है। और इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इसके अलग अलग पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे जो इस पूरे खबर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल गैस की कीमतों में आए ग्लोबल दबाव और भारत पर पड़ने वाला जो असर है इस पर बात करना बेहद जरूरी है। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। ओएनजीसी के पूर्व चेयरमैन डीके श्रॉफ साहब हमारे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं। डीके श्रॉफ साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। सवाल यही है कि मंशा सरकार की नजर आ रही है कि दाम बढ़ाने के पक्ष में नहीं है सरकार, और लोगों की जेब और बाकी चीजों का ख्याल उसे है। लेकिन कितना आसान कितना मुश्किल आप देखते हैं मौजूदा हालातों को देखते हुए, जो ग्लोबल स्तर पर दबाव हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए। जी धन्यवाद मुझको अपने चैनल पे बुलाने के लिए। पहले तो मैं कहूँ, एक तो इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बना लिया जाए। जो फ्री मार्केट में एनर्जी की प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा है, रिकॉर्ड हाई है कुछ क्षेत्रों में। और अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो $120 को छू गई थी अभी, हालांकि कुछ प्राइसेस कम हुई है। डीके श्रॉफ साहब, माफी चाहूंगा, इस वक्त आपको मुझे रोकना पड़ रहा है। हम दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर स्क्रीन पर आने को तैयार। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की है। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की, अनिल चौहान अब अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। अनिल चौहान जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अब नए सीडीएस होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अब अनिल चौहान के नाम पर मोहर लग गई है। जनरल बिपिन रावत के बाद ये दूसरी नियुक्ति है इस पद पर। आपको बता दें कि सैन्य मामलों के विभाग के रक्षा सचिव की भी जिम्मेदारी, एक तरह से दोहरी जिम्मेदारी अनिल चौहान के कंधों पर होगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जो कि होंगे नए सीडीएस। रक्षा मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। जनरल बिपिन रावत की वो जगह लेंगे, दूसरी नियुक्ति इस पद पर। और एक बार फिर से रुख करेंगे डीके श्रॉफ साहब का। डीके श्रॉफ साहब, मैं वही जानना चाह रहा था कि मौजूदा हालात को देखते हुए कितना आसान या कितना मुश्किल, क्या विकल्प देख रहे हैं इस मंशा को अगर सरकार अचीव करना चाहती है तो किस तरह के कदम उठाने होंगे? देखिए, पहले तो हम थोड़ा समझें कि पूरे विश्व में क्या हो रहा है। जो एनर्जी की प्राइसेस है बहुत ज्यादा है, और मैं आपको भी बता रहा था कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस $120
प्रति बैरल को छू गई थी। हालांकि उसमें अभी कमी आई है, पिछले कुछ सप्ताह में अभी $86 के आसपास है। अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस की प्राइसेस कम नहीं हुई है, और कुछ ट्रेड्स जो है रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि $60 पर MMBTU के दर पे कुछ ट्रेड्स किए गए हैं LNG के, जो कि नेचुरल गैस है। तो इस तरह की प्राइसेस कभी नहीं देखी गई है, और जो इसका रीजन है जो बताया जा रहा है, जो कि है यूक्रेन और रशिया के अंदर बाढ़ छिड़ी हुई है। जो रशिया की जो गैस है जो कि यूरोप में सप्लाई होती थी, वो अभी मतलब बहुत कम जा रही है। और अभी यूरोप के अंदर सर्दी का मौसम आने वाला है। यूरोप में सर्दी के अंदर गैस की कंजम्पशन बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे हीटिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है। हालांकि भारत में ऐसा नहीं है। तो क्या सिचुएशन होगी ये भी कहना बहुत मुश्किल है, और लेकिन जो प्राइसेस है गैस की वो बहुत ज्यादा है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत लगभग 50% या 50% से थोड़ी ज्यादा गैस इंपोर्ट करता है LNG की शक्ल में, और बाकी जो है अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। और जो LNG में जो आती है, कुछ LNG हमारी कतार या कई और देशों से आती है, जो कि हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और वो जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है वो हमारी $14 के आसपास प्रति MMBTU की दर से हमारे उनके कॉन्ट्रैक्ट है। हालांकि वो जो प्राइसेस है वो क्रूड ऑयल के ऊपर बेंचमार्क्ड है, लेकिन आजकल की तारीख में वो $14 के आसपास होगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो स्पॉट की LNG है वो हमको मार्केट प्राइस पे लेनी पड़ती है, जो कि $40 में भी हो सकती है और $60 में भी हो सकती है। तो वो जो LNG है वो काफी महंगी है, लेकिन उसकी जो मात्रा है कम है, क्योंकि जो 50% जो इंपोर्ट है वो लगभग उससे पूरे कर ले जाते हैं, जो कि हमारी लॉन्ग टर्म गैस है, लॉन्ग टर्म LNG है। तो अभी हम देखें कि जो 50% हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसकी प्राइसिंग कैसे करते हैं। उसकी प्राइसिंग के दो फार्मूले हैं। एक तो जो कुछ क्षेत्रों में विश्व के अलग अलग कंट्रीज की एक वेटेड एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं, कनाडा की, US की, यूरोप की और रशिया की, और तो उसके बेसिस पे कुछ करते हैं। और कुछ डिफिकल्ट गैस है HPHT या डीप वाटर की, उसको मतलब कुछ जो प्रोडक्ट्स है उसके बेसिस पे करते हैं, और हर 6 महीने के बाद उस प्राइस को गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। वो जो प्राइस है वो आर्टिफिशियल है एक तरह से, वो मार्केट डिटरमिन नहीं है। तो अभी 30 सितंबर अभी आने वाला है, और मार्केट गवर्नमेंट को जो प्राइस डिक्लेयर करनी है, जो कि अगले 6 महीने अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक वो प्राइस जो है लागू रहेगी। अब गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि उस प्राइस को, जो कि अगर वो फार्मूले के बेसिस पे गवर्नमेंट प्राइस डिक्लेयर करती है तो प्राइस काफी ज्यादा हो जाएगी। तो गवर्नमेंट के सामने बड़ा एक तरह से डायलेमा होगा मेरे ख्याल से। लेकिन आपके चैनल पे शायद अभी भी बताया जा रहा था कि शायद गवर्नमेंट उसको प्राइस को इंक्रीज नहीं करेगी। हालांकि मुझको इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के सामने ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है कि गवर्नमेंट क्या करे। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को गैस की प्राइसेस जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन की है उसको फ्री कर देना चाहिए। वो मार्केट डिटरमिन होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को एलोकेशन जो है गैस का वो भी उसको फ्री कर देना चाहिए, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, चाहे वो ONGC है, ऑयल इंडिया है, केन है, वेदांता जिसका नया नाम है, तो इन सब की जो गैस की प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगी। लेकिन उसी समय गवर्नमेंट को इनके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगा देना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट क्रूड ऑयल के ऊपर लगाती है। तो और जो विंडफॉल टैक्स लगेगा, जो गवर्नमेंट को उससे इनकम होगी, वो गवर्नमेंट को फर्टिलाइजर कंपनीज को अतिरिक्त सब्सिडी के लिए या CGD कंपनीज को अतिरिक्त सब्सिडी के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, ताकि जो गैस सेक्टर है वो डिरेगुलेट भी हो जाए और अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को ऊपर भी फर्क ना पड़े। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, जो कि जो रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं मिस्टर किरीट पारिक, उनकी अध्यक्षता में, और उनकी रिपोर्ट भी अभी आने वाली है। लेकिन देखना यह है कि उनकी क्या रिपोर्ट आती है, कब रिपोर्ट आती है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी। बिल्कुल।
लेकिन तात्कालिक उपाय जो भी कर लिए जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म जो पर्सपेक्टिव है वो सरकार को लेकर चलना होगा। और आपका सीधा कहना है कि चुनौतियां तो हैं और ग्लोबल स्तर पे हैं, और उन चुनौतियों के बीच में भी बहुत सारे विकल्प सरकार तलाशने की कोशिश करती है। डीके श्रॉफ साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, जरा बताएं कि जो खबर सामने आ रही है वो अगर सरकार इस तरह से जो दाम हैं उन्हें उनकी कटौती करने के पक्ष में है और उन्हें बढ़ाने के हक में नहीं है, तो ये एक राहत तो है आम कंज्यूमर पे, लेकिन जैसे कि डीके श्रॉफ साहब भी कह रहे थे कि ये बड़ा चुनौतीपूर्ण लग रहा है। जी बिल्कुल, सराफ साहब का कहना बिल्कुल सही है, ये चुनौतीपूर्ण है। और पेट्रोलियम मंत्रालय के जो हमारे सोर्स हैं उनका ये मानना है कि इस वक्त कीमतें बढ़ी हुई हैं, और अगर इसमें और बढ़ोतरी होती है तो जो मौजूदा फार्मूला है उसके हिसाब से कीमतें $9 से $10 पर MMBTU के करीब पहुंच जाएंगी। वैसे में जो कंज्यूमर्स हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, फर्टिलाइजर्स के, CNG, PNG, उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि महंगाई पहले से ही बढ़ी हुई है। और ऐसे में अगर इसको कंज्यूमर को पास ऑन किया जाता है तो फिर आने वाले दिनों में और महंगाई बढ़ सकती है। इसमें पेट्रोलियम मंत्रालय का ये मानना है कि कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके और इसमें बड़ी बढ़ोतरी की ज़रूरत न पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बाधा जो है इस रास्ते में वो ये है कि कैबिनेट की जो मंजूरी पहले से मिली हुई है, जो कि 6 महीने के अंतराल पे आपको कीमतों में की समीक्षा करनी है, जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस हैं, उस हिसाब से अगर आप देखें तो 1 अक्टूबर को 6 महीना पूरा हो रहा है और कीमतों की समीक्षा करनी है। और अगर आप मौजूदा फार्मूला के हिसाब से जाते हैं तो ये कीमतें बढ़कर $9 से $10 पर MMBTU हो जाती हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस पर रोक कैसे लगाई जाएगी। तो इसके लिए कैबिनेट को ही इंटरव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये फार्मूला लागू हुआ है और 6 महीने पर कीमतों की समीक्षा होती है। लिहाजा कैबिनेट के आदेश के बाद ही, मंजूरी के बाद ही समीक्षा में रोक लगाई जा सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कीमतों की समीक्षा होगी और फार्मूला के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी की भी संभावना देखी जा रही है। लिहाजा सब कुछ अब कैबिनेट के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार इसको किस नज़रिए से देख रही है, कैबिनेट क्या इंटरवीन करेगी, क्या इस तरह के कुछ आदेश आएंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसके हिसाब से आज कैबिनेट की बैठक हुई, कोई फैसला नहीं हुआ, और उसके बाद इसके बाद की जो कैबिनेट बैठक है उसके पहले कीमतों की समीक्षा करनी है। लिहाजा इस बात की संभावना बेहद नज़र आ रही है कि कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है 1 अक्टूबर से। लिहाजा कंज्यूमर की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो अभी की स्थिति ये है। हाँ, अगर सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है और कोई आदेश जारी करती है, ये अलग बात होगी। बहरहाल अभी की जो स्थिति ये है कि 1 अक्टूबर से कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है। तो अभी फिलहाल ये संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि सरकार की मंशा तो है, सरकार भले ही कीमतों को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन मौजूदा जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं इसके बारे में ये इशारा कर रहे हैं कि ये बहुत ही चैलेंजिंग है, और इसलिए अभी भी लगातार इस पर मंथन चल रहा है। हमारे साथ डीके श्रॉफ साहब भी लगातार बने हुए हैं। डीके श्रॉफ साहब, मैं एक आम उपभोक्ता हूं, हम टेक्निकलिटीज़ की इतनी सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन बात होती है कि जब मेरी जेब की असर की बात होगी तो मैं क्या देखूंगा। अगर इन दामों को, और सरकार दाम अगर नियंत्रित नहीं कर पाती है और जैसा कि स्थितियां दिख रही हैं अगर बढ़ते हैं, तो किन किन चीज़ों पर इसका साफ असर पड़ेगा कंज्यूमर के लिहाज से? देखिए, गैस की कीमतों का कंज्यूमर पे बहुत फर्क पड़ता है। चाहे वो हमारी रसोई में जो गैस आती है उसका सवाल हो, या हमारी जो गाड़ियों में जिनके पास में CNG की गाड़ी है उसका सवाल हो, और गैस की कीमतों का और भी बहुत सारे क्षेत्रों में फर्क पड़ता है, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो मेरा ये मानना है कि कंज्यूमर का तो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना ही चाहिए, और वो सरकार का कर्तव्य है, और सरकार उस ओर जरूर, मेरा मानना है कि जरूर उसकी ओर विचार कर रही होगी। बट एट द सेम टाइम हम क्या मैसेज दे रहे हैं इकोनॉमी को, क्या मैसेज दे रहे हैं इंडस्ट्री को, वो भी ध्यान रखना जरूरी है, ताकि जो एक डीरेगुलेशन की तरफ सरकार ने कदम उठाया है उसकी तरफ भी हम अग्रसर रहें। तो इन दोनों चीजों को बैलेंस करना सरकार के लिए एक चुनौती है,
और वो मेरा ऐसा विचार है कि उस चुनौती को सरकार जो है सक्सेसफुली कर पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और उसका एक तरीका ये है कि कीमतों में जो कीमतें हैं डीरेगुलेट कर दी जाए, और जो अतिरिक्त इनकम हो गैस प्रोड्यूसर्स को, उसको विंडफॉल प्रॉफिट के शेप में सरकार उनसे ले ले और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, चाहे वो सीजीडी कंपनीज को या फर्टिलाइजर कंपनीज को या बाकी और क्षेत्रों में, वो सरकार अपने विवेक के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करे। तो मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी ये होनी चाहिए। लेकिन अभी इस तरह की जो चीजें हैं वो 30 सितंबर से पहले तो नहीं आएंगी, और देखना है कि सरकार इसके ऊपर 30 सितंबर से पहले क्या निर्णय लेती है या कोई निर्णय नहीं लेती। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डीके श्राव साहब। प्रकाश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रसोई गैस के उपभोक्ताओं को अब खपत को लेकर थोड़ी किफायत बरतनी होगी। वजह है रसोई गैस पर लागू हुई कैपिंग। अब सालाना 15 सिलेंडर ही मिल सकेंगे। खबर जो है वो कहीं ना कहीं आम उपभोक्ता को बहुत सारी चीजें जो हैं उसको क्लियर करनी बड़ी आवश्यक हैं। तय सीमा से अधिक लेने पर आपको कागजात, ऐसा नहीं है कि आपको सिलेंडर मिलेगा नहीं, लेकिन तय सीमा से अधिक लेने के लिए आपको रीजन बताना होगा, कागजात पेश करने होंगे। लिमिट से ज्यादा अगर सिलेंडर आप लेते हैं, लेकिन साल में 15 रसोई गैस सिलेंडर की एक कैपिंग लगा दी गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं क्या व्यवस्था लागू की गई है और किस तरह से इसमें नियम बनाए गए? देखिए, जो आदेश तेल कंपनियों ने, वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज ने अपने डीलर्स को दिए हैं और जो उनके सॉफ्टवेयर में बदलाव किए गए हैं, उसके हिसाब से अब आपको एक साल में अधिकतम 15 सिलेंडर जो है, आप एलपीजी सिलेंडर जो कि 14.2 केजी के सिलेंडर्स होते हैं, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। उससे ज़्यादा आपको लेने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर की जो कीमतें हैं उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले कुछ समय में, लिहाजा डोमेस्टिक सिलेंडर जो है उसका डाइवर्जन कमर्शियल यूज़ के लिए हो रहा था, और इस तरह की जानकारियां जो है वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज को मिल रही थी। इस पर कंपनियों का अपना असेसमेंट कहता है कि महीने में 2 से ज़्यादा सिलेंडर की ज़रूरत आम तौर पर अधिकतर जो हाउस होल्ड है उनको नहीं होती है, लिहाजा इसको 2 सिलेंडर पर फिक्स कर दिया गया है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि अगर आपको महीने में 2 से ज़्यादा सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको अपना कंजम्पशन का डिटेल्स यानी कि प्रूफ देना होगा वर्ल्ड मार्केटिंग को या अपने डीलर्स को। उसके बाद आपको अतिरिक्त सिलेंडर भी दिया जा सकता है। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है, एक तो जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जो डाइवर्जन हो रहा है उसको रोकना, और दूसरा जो एलपीजी की कीमतें लगातार बढ़ रही है, ग्लोबल मार्केट में भी कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है, खासकर सर्दियों में। लिहाजा खपत पे, गैर ज़रूरी खपत पे भी नियंत्रण करने की दिशा में इस कदम को उठाया गया है। तो एक तरीके से अगर एक और अहम बात मैं इसकी जानकारी यहाँ पे दे दूँ कि ये सारे कस्टमर्स के लिए हैं, जो उज्ज्वला कैटेगरी में है या जो नॉन उज्ज्वला कैटेगरी में है, हर तरह के कस्टमर्स के ऊपर ये जो नया आदेश है, जो नई नियम है, वो लागू की गई है। प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी एक अहम खबर के सिलसिले में आपके पास लौटेंगे। घरेलू गैस की खपत पर भले ही कैपिंग लग गई हो, खपत पर भले लिमिट गैस की सारी चीजें हो गई, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 4% बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही उनका डीए अब 38% हो जाएगा। इससे देश के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने देश के 3 बड़े रेलवे स्टेशनों मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद के रीडेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए मंजूरी दी है, उसके विस्तार के लिए मंजूरी दी है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है और इसमें अगले 3 महीने में लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश भर के 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को मिलेगा। 1 जुलाई 2022 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की
अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी है। सालाना 12,852 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। और प्रकाश प्रियदर्शन रेलवे स्टेशन है और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, इसके रीडेवलपमेंट स्कीम को कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इसके ऊपर सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसकी मंशा ये है कि इन रेलवे स्टेशंस को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। जो टॉप एंड रूफ प्लाजा, इसमें कई तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं जोड़ी जाएंगी और सबसे अहम बात यह है कि इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए कंज्यूमर के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। सरकार की योजना ये है कि इस तरीके से 199 रेलवे स्टेशंस की पहचान की गई है जिनको रीडेवलप किया जाएगा। पीपीपी मॉडल पे इनका रीडेवलपमेंट किया जाएगा। इसके लिए टीओडी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और अभी तक 47 रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। 32 रेलवे स्टेशंस ऐसे हैं जिन पर फिजिकल तरीके से काम शुरू भी हो गया है उनके रीडेवलपमेंट के ऊपर। और इन जो 3 रेलवे स्टेशंस हैं, दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद, उनके लिए अगले 10 दिन में सरकार टेंडर इनवाइट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो एक तरह से कैबिनेट में अहम फैसलों की आज झड़ी लगी और ये फैसले गरीब किसान, आम जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके, खासतौर पे केंद्रीय कर्मचारियों, और इसके साथ ही देश की जो एक कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें और रेलवे के लिहाज से उन पर बहुत ज़्यादा सरकार का फोकस साफ तौर पर नजर आ रहा है। बढ़ते आगे, टाटा मोटर्स ने फाइनली अपनी मोस्ट अवेटेड देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार टाटा टियागो ईवी को लॉन्च कर दिया, जिसकी शुरुआती कीमत है 8,49,000 रुपए। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, 8,49,000 रुपए में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल। वैसे तो ये टाटा टियागो की 5वीं ईवी है, लेकिन हैचबैक में ये पहली इलेक्ट्रिक कार है। टाटा मोटर्स के दावों के मुताबिक टियागो ईवी भारत की सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक हैचबैक है। और क्या क्या खासियतें हैं इस टियागो ईवी में, हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा बता रही है। हम आए हैं टाटा मोटर्स के टियागो ईवी लॉन्च इवेंट में, जहां पे कंपनी ने अपनी 5वीं इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी मार्केट में उतारी है। और अगर इसकी प्राइसिंग की सबसे पहले बात करें तो मार्केट के अनुमान से और भी कम और सस्ती गाड़ी ये देखने को मिली है, जिसकी प्राइस सिर्फ 8.5 लाख से शुरू होती है और इसका टॉप एंड वेरिएंट जो है आपको 11.79 लाख में मिलेगा। अगर अब इस गाड़ी की रेंज की बात करें तो 2 डिफरेंट बैटरी पैक्स में ये गाड़ी हमें आती हुई दिखेगी, जो कि सबसे पहले स्मॉलर रेंज में 19.2 किलोवाट की इसकी बैटरी पैक है, जो कि आपको रेंज देगी करीब 250 किलोमीटर का। और अगर इसके हायर रेंज की बात करें तो इसमें करीब 24 किलोवाट की बैटरी पैक लगेगी, जो कि आपको 315 किलोमीटर का रेंज देंगी एक सिंगल चार्ज में। बुकिंग्स की अगर बात करें तो ये जो इंट्रोडक्टरी प्राइसेस दिए हैं कंपनी ने, ये फर्स्ट 10,000 कस्टमर्स के लिए हैं। उसमें से भी जो 2,000 बुकिंग्स है वो रिजर्व्ड हैं टाटा के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए, जो कि ईवी को अब अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसकी बुकिंग्स जो है जल्द ही अक्टूबर महीने से ही शुरू होती हुई नजर आएंगी और जो डिलीवरीज हैं वो जनवरी 2023 से आप शुरू होते हुए देखेंगे। टाटा मोटर्स की बात करें तो उनका लक्ष्य है कि साल 2027 तक इनके पोर्टफोलियो में करीब 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होनी चाहिए। ये 5th लॉन्च के बाद हम देख रहे हैं कि 50% टारगेट तो मेट हो गया है और ये इंडिया की फर्स्ट हैचबैक है जो कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आते हुए देख रहे हैं। बढ़ते आगे, वहीं लॉन्च के बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के एमडी शैलेश चंद्रा से खास बातचीत की हमारी सहयोगी सृष्टि ने। ईवीज की अगर इंडिया में बात करें तो एक कंप्लेन हमेशा रहती थी कि वो महंगी आती हैं, पर टाटा मोटर्स ने इस कंप्लेन को दूर करते हुए इंडिया की सबसे अफोर्डेबल ईवी टाटा टियागो उतारी है मार्केट में, जो कि केवल 8.5 लाख से शुरू होती है। आइए इस कार के बारे में और जानते हैं मिस्टर शैलेश चंद्रा से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सर रीटिना स्वदेश पे। जो कार आपने लॉन्च की है टियागो ईवी, हम देखते हैं कि वो आइस में भी आती है, उसका सीएनजी वेरिएंट भी है, पर अब ईवी में आप उतार रहे हैं। किस तरीके का पेनिट्रेशन आप देख रहे हैं इस कार के लिए, और साथ ही अगर कैनिबलाइजेशन की बात करें तो क्या उसके भी कुछ डर है या उसकी भी स्ट्रैटेजी कंपनी ने बनाई है? देखिए, अगर मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जाऊं, जो हमारी पहले की ईवीज़ हैं नेक्सॉन और टिगोर, तो हमने देखा है कि जनरली पेनिट्रेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की
जिन जिन कारों में हमने इलेक्ट्रिफिकेशन लाया है वो करीब करीब 20 से 25% के आसपास पेनिट्रेशन मिलती है। टियागो चूँकि एक बहुत ही एक्सेसिबल प्राइस पॉइंट पे हमने लॉन्च किया है, जो कि काफ़ी फीचर रिच कार भी है, मुझे लगता है कि ये पेनिट्रेशन कुछ ज़्यादा होनी चाहिए उससे जो पहले हम लोग देखते थे। जैसे जैसे चार्जिंग इंफ्रा का भी विस्तार हो रहा है, लोगों में जो एक डर था कि मैं कहाँ अपनी कार को चार्ज करूँगा, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है कि आप घर पे भी चार्ज कर सकते हैं, पब्लिक चार्जिंग इंफ्रा भी आ रही है, उससे भी पेनिट्रेशन पे ज़्यादा मुनाफा होने का ऐसा हम संभावना सोचते हैं। और तीसरी बात यह है कि मैं पहले 90 सिटीज़ में प्रेजेंट था, अब इसका हम और भी विस्तार कर रहे हैं। अब हम करीब करीब 169 सिटीज़ में अपने ईवीज़ को अब बेचेंगे। तो मुझे लगता है अगर ये सबको मैं साथ लूँ तो मुझे लगता है 30-35% पेनिट्रेशन टियागो के पोर्टफोलियो में हम पक्का देखते हैं। इसकी जो कंपेलिंग प्रोपोजिशन है उसके बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ। जहाँ तक कैनिबलाइजेशन की बात है, मुझे लगता है कि कस्टमर सेगमेंट जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। जो एक टियागो ईवी का कस्टमर होगा उसकी चॉइसेस कुछ अलग हैं एक पेट्रोल टियागो के कस्टमर से। कई मैनुअल कार्स भी हम बेचते हैं और ऑटोमेटिक कार भी बेचते हैं, तो बहुत सारे ऑटोमेटिक कस्टमर सोच सकते हैं। फिर उन लोग, सबका एक बजट होता है, सबका एक अलग अलग रीज़न के कारण कार खरीदती है, तो मुझे लगा कैनिबलाइजेशन की संभावना बहुत थोड़ी है, मुझे लगता है। पर सर अगर हम स्मॉल कार सेगमेंट की बात करें तो हैचबैक्स में हमने इतने लॉन्चेस होते हुए भी नहीं देखे, और ये सेगमेंट सबसे कहेंगे कि कम अभी दर्शकों के कस्टमर्स के रेडार पे है। पर आपने ईवी इसमें उतारी है, प्रोडक्शन और सेल्स आउटलुक को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ तक हमारी कैपेसिटी जो कन्वेंशनल टियागो की है, उसी असेंबली लाइन पर हम लोग टियागो को भी बनाएंगे। तो हमारी इंटरनल कैपेसिटी जो है उसमें जितनी मैं आइस बना सकता हूँ, करीब करीब मैं उतनी ईवीज़ भी बना सकता हूँ। तो इंटरनल कैपेसिटी की इशू नहीं है। हमारा इशू ये रहेगा कि मैं कंपोनेंट सप्लाई की रैंप अप कैसे करूँ अगर डिमांड हमारे एस्टिमेट से ज़्यादा होगा। और मुझे लगता है कि बेशक हम लोग ये कर पाएंगे। थोड़ा तो चूँकि हमारी कॉमनैलिटी है जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी होने के कारण नेक्सॉन, टिगोर और इसमें, तो अगर हमें थोड़ा बहुत इधर वॉल्यूम एडजस्ट करना पड़ेगा तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी अगला 3 महीना जो है हमें थोड़ी डिमांड डिस्कवरी फेज़ में रहना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कि डिमांड का रुझान किधर है और कितना है, और उसके बेसिस पर फिर हम लोग को एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होगी तो हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर शैलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक खास बातचीत में आने के लिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर टाटा की आगे क्या योजना है उसके बारे में बातचीत हो रही थी। और अब बात करते हैं फेस्टिव सीजन की। जी हाँ, नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही फेस्टिव सीजन का रंग छाने लगा है। दशहरा और दिवाली को देखते हुए कंपनियां कंज्यूमर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के ऑफर्स दे रही हैं। इस मौके पर मारुति के सेल्स एंड मार्केटिंग के सीनियर ईडी शशांक श्रीवास्तव से बात की हमारे संवाददाता दानिश आनंद ने। देश में त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इस समय फिलहाल अलग अलग देश के कोनों पे अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं, लेकिन हर कोई दशहरा और दिवाली का इंतजार कर रहा है क्योंकि इस टाइम पीरियड को काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है बिग टिकट परचेजेस करने के लिए, जैसे कि चाहे गाड़ी खरीदना हो। और हम इस समय मौजूद हैं मारुति सुजुकी के हेडक्वार्टर्स में दिल्ली में, और हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर शशांक श्रीवास्तव, सीनियर ईडी सेल्स एंड मार्केटिंग और मारुति सुजुकी इंडिया। सर, ईटीना स्वदेश से बात करने के धन्यवाद। हम इस समय फेस्टिवल सीजन के बीच में हैं। सबसे पहले सर आपकी प्रिपरेशंस क्या है वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, हर बार की तरह हमने ये देखा है कि प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये आपने सही फरमाया, ये एक ऐसा दौरानिया होता है जब पूरे देश में, खासकर उत्तर देश हमारे भारत में या सेंट्रल इंडिया में, ईस्ट इंडिया में और वेस्ट इंडिया में काफ़ी ये फेस्टिवल बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है। तो इस बार भी हमने तैयारियां की हैं। हमने देखा है कुछ ऐसे बहुत ही ऑस्पिशियस दिन होते हैं जिसमें
बहुत सारे कस्टमर गाड़ी लेना चाहते हैं, डिलीवरी लेना चाहते हैं, जैसे धनतेरस। तो उस तरह के दिनों में हम स्पेशल अरेंजमेंट्स करते हैं डीलरशिप्स पे कस्टमर्स का ज़्यादा ख्याल रखने का, क्योंकि वो कई बार प्रोसेस लंबा होता है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर गाड़ी लेते रहते हैं, कुछ एक्सेसरीज फिट कराते हैं, उसमें भी वक्त लगता है। तो मैन पावर की हम एक स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं कि कैसे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को हैंडल किया जाए। और इस बार भी हमने देखा कि डिमांड की साइड पे अच्छी डिमांड आई है, और पिछले करीब 1-1.5 साल से थोड़ा सप्लाई साइड के कॉन्स्टेंट्स रहे हैं सेमीकंडक्टर की वजह से, और यही वजह है कि हमारी जो पेंडिंग बुकिंग्स हैं वो काफ़ी बढ़ी हुई हैं। मारुति सुजुकी की 4,40,000 पेंडिंग बुकिंग्स हैं, और लेकिन ये मॉडल वाइज अलग अलग हैं। तो हमें ये भी कंज्यूमर को की ये भी तैयारी करनी पड़ती है कंज्यूमर्स को बताने के लिए कि वो जो वेटिंग पीरियड है वो क्यों है, और ये एक्सप्लेनेशन हमें देना पड़ता है। और अगर कुछ और उनको इंतज़ार करना है तो उनको हमें एग्जैक्ट वेटिंग पीरियड भी बताना पड़ता है। राइट जी। सर, हमने देखा है कि फेस्टिव, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा देश है और काफ़ी अलग अलग फेस्टिवल्स पहले ही शुरुआत हो जाती है। ओणम, जैसा आपने बताया, ओणम पहला एक टाइम पीरियड होता है जब इंडस्ट्री बहुत उत्सुक होती है अपनी गाड़ियाँ बेचने के लिए। तो सर, इस बार का ओणम और गणेश चतुर्थी जो ये है 2 फेस्टिवल्स, इसकी अभी सेल्स कैसी हुई हैं और कैसा रहा है रियली? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हमारे मुल्क में जो त्यौहार होते हैं वो अलग अलग वक्त पे होते हैं, और इसका आगाज़ जो है साल का त्योहारी जो दौरानिया है उसका आगाज़ जो है केरला से होता है, जहां 17 अगस्त से ओणम का शुरुआत होती है। इस बार हमने देखा कि करीब 10 से 15% डिमांड में जंप आई है, लेकिन हाँ, रिटेल इफेक्टेड था क्योंकि इन्वेंट्री कम थी, और कुछ मॉडल्स में जैसे मैंने बताया वेटिंग पीरियड है और गाड़ियां अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन डिमांड अच्छी रही है। और हमें उम्मीद है कि ये दशहरा और जो दिवाली का जो पीरियड है, जो हमारे ज़्यादातर देश के हिस्सों में मनाया जाता है, उसमें भी डिमांड अच्छी स्ट्रांग होगी। राइट सर, आपने अभी 2 महीने पहले आप 2 नए अपने प्रोडक्ट्स वापस लेकर आए हो। अब हमने देखा कि विटारा भी एक ऑल न्यू अवतार में आई है, तो आपने एक अच्छी एसयूवीज मार्केट में वापस आप लेकर आए हैं। तो डिमांड इन दोनों गाड़ियों की कैसी है, और ओवरऑल ऐसी कौन से सेगमेंट्स हैं, कौन सी गाड़ियां हैं जिन पर हम देख रहे हैं कि कस्टमर्स का ज़्यादा रुझान है? जी देखिए, अगर आप पिछले गुज़िश्ता 2-3 साल की बात करें तो एसयूवी की तरफ रुझान कंज्यूमर का ज़्यादा बढ़ा है, और यही वजह है कि जो एसयूवी सेगमेंट का जो हिस्सेदारी है मार्केट की वो अब 40% के ऊपर हो गई है, और ये सबसे बड़ा सेगमेंट निकल के आया है। और एंट्री लेवल एसयूवी में हमारी विटारा ब्रेजा है, और उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जब से ये लॉन्च हुई है ये नंबर 1 गाड़ी रही है उस सेगमेंट में, और हमारी जो नई ब्रेजा है उस पर करीब 1,25,000 के करीब बुकिंग आई हैं अभी तक, और पिछले महीने वो एसयूवी में नंबर 1 गाड़ी रही है। और अब हम मिड एसयूवी सेगमेंट में नई ग्रैंड विटारा उतारने जा रहे हैं, जिसका सेल का आगाज़ जो है हम पहले नवरात्रे से करेंगे 26 सितंबर से। और अभी हमने उनकी प्राइस तो हमने कीमतें नहीं बताई हैं बाज़ार में, लेकिन फिर भी हमने देखा कि अच्छा ट्रैक्शन है, और 55,000 से ज़्यादा हमारे पास बुकिंग अभी तक आ चुकी हैं। तो लीडिंग ऑटो कंपनियां फेस्टिव सीजन को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित। इधर रुपए की कमजोरी थम नहीं रही। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 81 रुपए 95 पैसे के नए निचले स्तरों तक पहुंच गया। इस कमजोरी की और वजह बताने के लिए हमारे सहयोगी विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताएं, लगातार दबाव में रुपया है। देखिए, एक फ्रेश वजह ये आ रही है कि जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट का जो इंडेक्स है उसमें इंडिया का जो बॉन्ड इंक्लूजन होना था वो अब अगले साल तक के लिए टल गया है। इसके अलावा हम जिस तरह से देख ही रहे हैं कि यूएस फेड का जिस तरह से सख्त रुख है, डॉलर इंडेक्स 114.68 की नई ऊंचाई पर आज पहुंचता हुआ दिखा, जो 20 साल से भी ज़्यादा की ऊंचाई है। इसके अलावा यूएस फेड की दर और जो आरबीआई की ब्याज दरों में जो एक डिफरेंस था, वो बड़ा डिफरेंस था, वो धीरे धीरे नैरो होता जा रहा है, क्योंकि वो फेड की जो ब्याज दरें बढ़ाने की रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ है, और ग्रोथ को थामने के लिए आरबीआई उस तरह से ब्याज दरें नहीं बढ़ाया जा रहा है। अब बैठक शुरू हो चुकी है, और फ्राइडे को किस तरह से डिसीजन आरबीआई लेते हैं, कैसे वो महंगाई, ब्याज दरें और फिर ग्रोथ में कैसे तालमेल बना के चलते हैं, और कितनी ब्याज दरें में बढ़ोतरी की जाती है, उस पर ही रुपए की मजबूती निर्भर करेगी। लेकिन हालांकि आरबीआई के पास बहुत ज़्यादा रूम नहीं होगा, आधे % से ज़्यादा की बढ़ोतरी की संभावना नहीं लग रही है।
तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता है कि यहाँ से भी और भी गिरावट रुपए में दिख सकती है। इसके अलावा घरेलू इक्विटी मार्केट की बात करें तो जैसे जैसे यूएस में यील्ड बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पर 12 साल की ऊंचाई पर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड पहुँच चुके हैं, तो यहाँ से पैसा शिफ्ट होकर, इमर्जिंग मार्केट से पैसा शिफ्ट होकर यूएस में वापस जा रहा है। एफआईआई की बिकवाली घरेलू इक्विटी मार्केट में देखने को मिले। तो तमाम ऐसे फैक्टर जो बिकवाली रुपए पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन एक और विंडो पर विचार कर रहा है आरबीआई, वो ये है कि जो ऑयल इंपोर्टर है और जो फॉरेन करेंसी डिपॉजिटर्स है, जो फॉरेन करेंसी यहाँ पर जमा करते हैं, उनको के लिए हेजिंग कॉस्ट कैसे कम किया जाए ताकि जो रुपए की जो गिरावट है वो कम हो जाए और थोड़ी यहाँ पर उस वजह से, उस विंडो की वजह से कुछ राहत मिल सके। जी शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन आपका इस अहम जानकारी के लिए। और रुपए में आ रही लगातार गिरावट के बाद अब निगाहें आरबीआई पर हैं। 2 दिन तक चलने वाली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक आज से शुरू हो गई है। इस बार आरबीआई एमपीसी की बैठक से क्या उम्मीदें हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, जरा पूरी जानकारी दें। जी हाँ, कई उम्मीदें हैं आरबीआई से इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या निर्णय लेता है। लेकिन इससे पहले एमपीसी कुछ डिसाइड करे, हमने एक पोल किया है ये जानने के लिए कि आखिर क्या रहेगा इस बार आरबीआई की पॉलिसी में। जो सबसे पहला सवाल था हमारा वो था, क्या रेपो रेट में इस बार बदलाव होगा, क्या उसमें बढ़ोतरी होगी। इसमें 100% रेस्पोंडेंट, जैसे आप देख रहे हैं, उन्होंने बोला है कि इस बार ये बढ़ोतरी होनी लगभग तय है। इसके अलावा हमने ये भी समझने की कोशिश की कि आखिर ये बैठक में क्या निकल के आएगा, किस तरीके की उम्मीद लगानी चाहिए। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि करीब 0.5% यानी कि 0.5% का जो रेपो रेट है उसमें बढ़ोतरी की सभी रिस्पोंडेंट्स उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम पिछली बार के बढ़ोतरी की बात करें तो और ये मिला के इस बार जो रेपो रेट है वो करीब 5.9% तक पहुँच सकता है। जो एक बड़ा सवाल हमेशा से ये रहा है आरबीआई के, खासकर पिछले 1 से 1.5 साल में, कि उसका जो रुख है वो मार्केट कई बार समझ नहीं पा रहा है। तो उम्मीद इस बार ये भी लगाई जा रही है कि जो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन है उससे शायद न्यूट्रल पे स्टांस शिफ्ट हो सकता है, तो वो एक बार देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ महंगाई पर इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या कमेंट्री रहती है वो देखना होगा, क्योंकि जो लास्ट महीने के नंबर्स आए थे वो आरबीआई के एक्सपेक्टेशन से थोड़े ज़्यादा थे। 7% पर जो नंबर आए थे वो डेफिनेटली जो 6% का जो टॉलरेंट बैंड है उससे ज़्यादा नंबर इस बार सीपीआई इन्फ्लेशन के रहे। तो देखना क्या ये होगा कि इस बार महंगाई को लेकर क्या वहाँ पर जो फोरकास्ट होता है उसमें फिर से बदलाव होता है या नहीं। साथ ही साथ जो महंगाई के अलावा एक जो फोकस रहता है वो है ग्रोथ, कहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है, क्योंकि पिछली बार जो ग्रोथ के एस्टिमेट थे उसको अनचेंज रखा गया था। देखना होगा कि क्या इस बार टिंकरिंग होगी, क्योंकि अगेन जो फिगर्स आए थे वो जो आरबीआई के एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम थे। साथ ही साथ रुपए और ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। पिछली पॉलिसी से इस पॉलिसी को लेके रुपया लगातार कमज़ोर हुआ है, तो वहाँ पर आरबीआई क्या रुख अपनाता है वो भी देखने वाली बात होगी। और सबसे अहम है बैंकों के लिए लिक्विडिटी। जो सरप्लस लिक्विडिटी की बात हो रही है वो पिछली बार 3 लाख करोड़ के आसपास थी, वो देखना होगा कि कितना एक्चुअली बैलेंस है और लिक्विडिटी को जो मेंटेन करने के लिए आरबीआई किस तरीके के कदम उठाता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अंकुर आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बाजार में आज लगातार छठे दिन कारोबारी दिन जो था वो गिरावट नजर आई। निफ्टी आज 17,000 के नीचे फिसलकर बंद हुआ। निफ्टी में 149 अंक की गिरावट रही। सेंसेक्स भी 509 अंक गिरकर बंद हुआ। निफ्टी बैंक भी 599 अंक से ज्यादा टूटा। बाजार को बस आईटी, फार्मा और ऑटो से थोड़ा सहारा मिला। बाकी सब सेक्टोरल इंडेक्स आज लाल निशान में ही दिखाई दिए। आज मार्केट ने गैप के साथ ही अपने 200 दिन की एवरेज को तोड़ दिया था और आज उसने क्लोजिंग भी अपने 200 दिन की एवरेज के नीचे ही दिया है। अगर आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से भी, तो आज एडवांस डिक्लाइन भी बेहद खराब थी। सुबह 1100 शेयर डिक्लाइंस के साथ खुले और क्लोज होते होते 1300 शेयर आपको डिक्लाइंस के साथ बंद भी हुए हैं। मार्केट ने एक अटेम्प्ट तो लिया था दिन में, एक बार हरे निशान में भी पहुंचा, 17,000 के ऊपर भी आया, लेकिन उसके बाद सेलिंग प्रेशर डबल टेंडेंसी के साथ गया और उसने न केवल मार्केट को डैमेज किया, उसके 200 दिन के एवरेज को फिर से खराब किया, बल्कि डेज लो पे जाके बंद हुआ है। एक्चुअली अगर आप परसेंटेज में ज़्यादा डैमेज देखेंगे तो आपको बैंक निफ्टी में डबल गिरावट दिखेगी निफ्टी के मुकाबले, और वहाँ पे करीब 1.5% तक का नुकसान आया, क्योंकि निफ्टी में काफ़ी हद तक फार्मास्यूटिकल्स और आईटी ने काफ़ी हद तक डैमेज को कंट्रोल किया है। खैर,
अब आगे बढ़ जाते हैं। निफ्टी में आज गेनर्स कौन कौन से थे, पहले मैं जरा वो आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। एशियन पेंट्स के अंदर आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया और बैक टू बैक 3-4 दिन से चल रहा है। सस्ते क्रूड इसके बेनिफिशियरी है और आगे चल के जो डिमांड बढ़ रही है उसका बेनिफिट भी एशियन पेंट्स के पास आ रहा है। सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज दोनों फार्मास्यूटिकल्स की कंपनीज आज शुरुआत में हरे निशान में आ गई थी और उसके बाद से इन्होंने ताज़ा खरीदारी देखी। इनका रोल ओवर का नंबर भी ठीक ठाक है, ये 2-2% आज ऊपर गई हैं। आयशर मोटर्स के अंदर भी आज अच्छी खरीदारी होती दिखी है। आज एस्कॉर्ट्स और साथ ही साथ M&M जैसे शेयर्स के अंदर भी शुरुआत में आज अच्छी बढ़त थी, लेकिन दबाव वाले शेयर्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। यहाँ पर आप जो शेयर्स देख रहे हैं उसमें से मेटल्स के शेयर्स शुरुआत में आपको 2 दिखेंगे, हिंडाल्को और JSW स्टील, क्योंकि ग्लोबली जो रिसेशन की बात हो रही है मेटल के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है, इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं बैक टू बैक 3-3, 4-4% तक की आज भी गिरावट इसमें देखने को मिली है। आज एक डिफेंसिव ITC के अंदर भी क्रैक आ गया और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये शेयर नहीं चल रहा, इस वजह से भी मार्केट को किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा और ये शेयर बैक टू बैक टूटते हुए अब 2300 की कैटेगरी में आ चुका है। आते हैं मिड कैप श्रेणी के अंदर, वहाँ पे क्या होता है दिखा है। अगर आप मिड कैप में देखेंगे तो उसका इंडाइसिस कल तो हरे निशान में बंद हुआ था, लेकिन आज वो भी लाल निशान में जाके बंद हुआ है और इसमें बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स अगर आप देखेंगे तो रैमको सीमेंट एक ऐसा शेयर है जहाँ पे आज आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आदित्य बिरला फाइनेंस, फैशन, ग्लेनमार्क जैसे शेयर्स के अंदर आज खरीदारी हुई है। ये शेयर सारे वही शेयर्स हैं जो थोड़े डिफेंसिव इन नेचर हैं, या तो ये फार्मास्यूटिकल से जुड़े होंगे, या तो ये FMCG से जुड़े होंगे, या तो ये IT से जुड़े होंगे। इसी में तीसरी कड़ी में अगर आप देखें तो डॉक्टर लाल पैथ लैब जैसे शेयर्स या फिर डायग्नोस्टिक वाले शेयर्स भी काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। आज इन्होंने भी मजबूती फिर से दिखाई है। डॉक्टर लाल पैथ है एक ब्रेकआउट का शेयर भी बना है। अब आते हैं इसी छोटे मझोले शेयर्स की गिरावट वाले शेयर्स के अंदर कि वहाँ पर नुकसान कहाँ पे था। एज स्मॉल फाइनेंस ये शेयर आज जोरदार टूटा, करीब 4% नीचे आ गया। इसके अलावा ऑयल इंडिया के अंदर आज 3% तक का नुकसान था। नुकसान आरती इंडस्ट्रीज के अंदर भी था और JSW स्टील के अंदर भी था। कुल मिला के आज छोटे मझोले शेयर्स के अंदर भी पिटाई जोरदार हुई है, खासकर मिड कैप बैंकिंग में ये आपको दर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। कल मार्केट के लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट डे है और ध्यान रखना चाहिए कल डेरिवेटिव की एक्सपायरी है इस सीरीज़ की, फिर RBI की पॉलिसी है और फेड चेयरपर्सन भी शाम को अपना बयान दे देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर भी आना बाकी हैं जो कि मैक्रो ट्रिगर्स के अंदर बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। फिलहाल आज की क्लोजिंग मार्केट की वो खराब ही थी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका डिम्पी इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। PFI पर बैन को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तरह मुस्लिम वर्ग भी 2 धड़ों में बढ़ चुके हैं। एक वर्ग इसे सरकार का अच्छा फैसला बता रहा है तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो PFI का समर्थन कर रहे हैं और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। PFI पर NIA और ED की रेड। 27 सितंबर 8 राज्यों में ATS का एक्शन। 28 सितंबर देश भर में PFI पर बैन। आतंकी संगठन सिमी पर बैन के बाद से ही देश में उसकी जगह मुखौटे के तौर पर खड़ा किया गया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया लंबे समय से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। देश के कमजोर तबके को बरगलाकर सदस्य बनाना और फिर उसे ही अपने देश के खिलाफ खड़ा करना उसकी रणनीति थी। लंबे समय से देश की एजेंसियों की PFI पर नजर थी और जब देश विरोधी संगठन के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले तो पहले तो देश की एजेंसियों ने ताबड़तोड़ छापेमारी और गिरफ्तारी की और फिर इस संगठन को 5 साल के लिए बैन कर दिया। में PFI का जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर मौजूद है और देखिए इसे किस तरीके से सील किया हुआ इस ऑफिस को आप देखिए कि यहाँ पे देखिए किस तरीके से इसके हेड ऑफिस को ये सील किया गया है और PFI अब पूरे तरीके से देश भर में बैन कर दिया गया है। दरअसल PFI जो संस्था है इसका लगातार आतंकी कनेक्शन इसका मालूम पड़ रहा था और बैन करने के पीछे की जो वजह बताया गया उसमें भी यह बताया गया कि भारत में बीते कुछ वक्त में जो हिंसा हुए हैं या फिर जो आतंकी जो साजिश रचने की कोशिश हुई है उनमें से PFI का भी कनेक्शन दिखा है। गृह मंत्रालय की तरफ से PFI पर बैन का जो आदेश जारी किया गया है उसके मुताबिक PFI एक देश विरोधी संगठन है जिसके तार आतंकी संगठन ISIS और बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन से जुड़े हैं। इसके अलावा बैंड सिमी के पूर्व सदस्य PFI से जुड़े हुए हैं जबकि इसके लिंक विदेश के आतंकी संगठनों से जुड़ते हैं। आदेश में कहा गया है कि PFI के खिलाफ जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक ये संगठन देश में आतंकी गतिविधियों में शामिल है और देश में कट्टरता बढ़ाने के साथ साथ देश की अखंडता,
प्रभुता के लिए खतरा है। बैन हमारे मंत्रालय ने पूरी सूचनाओं के आधार पर और पूरे सबूतों के आधार पर किया। आखिर बैन हमारे मंत्रालय ने पूरी सूचनाओं के आधार पर और पूरे सबूतों के आधार पर किया। पिछले एक हफ्ते के भीतर देश की टॉप एजेंसियों के एक्शन के बाद पीएफआई के कई जिहादियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें संगठन के नेटवर्क को लेकर कई अहम खुलासे हुए। इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड पीएफआई है, तो इससे जुड़े दूसरे 8 संगठन भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने पीएफआई के साथ साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, NCHRO, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन केरल को भी बैन कर दिया। स्टेट पुलिस को एक बहुत शक्ति मिलेगा। गोरुखुटी में जो भी हुआ था, हमें ये भी we have informed central government that PFI was behind it and PFI काफी लोगों को रेडिकलाइज कर रहा था। महाराष्ट्र में भी इन्होंने दहशतगर्दी करने का प्रयास किया, यहाँ पर अलग अलग प्रकार से लोगों को भड़काने का प्रयास किया। कई प्रकार के गैर कानूनी धंधों में भी इनका हाथ है और ऐसे भी सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं कि इनके माध्यम से कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा था, कुछ लोग हिट लिस्ट पर रखे जा रहे थे। तो ऐसी कई चीजें इसमें है। विशेष रूप से इन्होंने फंडिंग की भी अपनी व्यवस्था की, छोटे छोटे अकाउंट निकालकर उसके माध्यम से किसी के ध्यान में ना आए इस प्रकार से ये टेरर फंडिंग कर रहे थे। ऐसी कई चीजें बाहर आई है। तो ये सारी चीजों के ऊपर अब आने वाले दिनों में हम लोग कार्रवाई करेंगे। देश के खिलाफ साजिश करोगे तो भी कुछ ले जाओगे, देश में हिंसा फैलाओगे तो भी रोके जाओगे, और देश के दुश्मनों की आज्ञा लेकर के और देश के विरुद्ध साजिश करके और देश को दहलाने की, देश में हिंसा फैलाने की, देश में का माहौल खराब करने की अगर कोशिश की जाएगी तो उसका जवाब निश्चित तौर से मिलना चाहिए। 22 सितंबर को देश भर में एनआईए ने पीएफआई के ठिकानों पर रेड की थी। इस दौरान बाराबंकी से जो सबूत मिले हैं उसने सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया। इस दौरान आईडी बनाने का सामान, आईडी बनाने की ट्रेनिंग वाले दस्तावेज मिले। इतना ही नहीं, इस रेड में देश के दूसरे हिस्सों से भारी मात्रा में कैश और सैटेलाइट फोन भी बरामद किए गए। दरअसल पीएफआई ने देश के खिलाफ गतिविधियों के लिए एक अलग मोडस ऑपरेंडी अपनाई हुई थी, जिसके तहत पीएफआई के सदस्य यूथ, छात्र, महिलाओं और कमजोर वर्ग के तबके के लोगों को बरगलाते थे। इसके बाद इन लोगों से धर्म के नाम पर चंदे की उगाही की जाती थी। इतना ही नहीं, धर्म के नाम पर विदेश से भी चोरी छिपे फंडिंग होती थी और इस फंड का इस्तेमाल देश में कट्टरवाद को फैलाने के लिए किया जाता था। पीएफआई का देश में समाज को तोड़ने का गुप्त एजेंडा था, जिसके लिए कट्टरवाद बढ़ाने के लिए सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते थे। 2011 से लेकर 2022 तक की लंबी यात्रा में प्रोफेसर टीजे जोसेफ का दाहिना हाथ का काटा जाना, प्रधानमंत्री मोदी की हत्या का षड्यंत्र रचना 12 जुलाई को इस वर्ष, इसके अलावा फुलवारी शरीफ में जो सनसनीखेज घटनाक्रम हुए हैं, कानपुर, दिल्ली दंगा, बेंगलुरु दंगा, सर तन से जुदा के जहां कहीं भी देश में घटनाएं हो रही हैं उसके तार जाकर के पीएफआई से जुड़ते हैं। तो जैसा कि सैन्य ऑपरेशंस में कहा जाता है कि सांप का सर काट देना चाहिए, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जाहिर है पीएफआई बैन हुआ है तो सियासी हंगामा भी होगा। कुछ राजनीतिक संगठन के नेताओं ने अपने सियासी फायदे के लिए बैन के खिलाफ बयान दिए, लेकिन पीएफआई पर यह बैन पुख्ता सबूत के बाद ही लगे हैं। लिहाजा देश की जनता सरकार के साथ बढ़ते आगे। अयोध्या को स्वर कोकिलाल लता मंगेशकर के नाम पर चौक की एक सौगात मिली है। भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के मौके पर आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका लोकार्पण किया। नाम गुम गया, चेहरे बदल गए, लेकिन वो आवाज लाखों करोड़ों लोगों के दिल में हमेशा गूंजती रहेगी। स्वर सरस्वती लता मंगेशकर। उनके निधन के बाद ये उनकी पहली जयंती है। उन्होंने करीब 70 साल तक बॉलीवुड में सिंगिंग की और अपनी खूबसूरत आवाज से लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई। 40 के दशक में उन्होंने गाना शुरू किया था और साल 2010 तक बॉलीवुड को हजारों सदाबहार गीत दिए। लेकिन 6 फरवरी 2022 को दो पल रुक सा गया ख्वाबों का कारवां।
और वो आवाज इस दुनिया से रुखसत हो गई। मुझे विश्वास है उसे सफल बनाने में आप सब हमारी मदद करेंगे। जल्द मिलेंगे। थैंक यू। उनकी पहली जयंती के अवसर पर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उनकी स्मृति में अयोध्या के नया घाट क्षेत्र में लता मंगेशकर चौक का निर्माण किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर मौजूद होकर विशाल वीणा की मूर्ति का उद्घाटन भी करेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाली कंपनी सुतार प्राइवेट लिमिटेड ने लता मंगेशकर चौक पर लगाए जाने वाली तकरीबन 40 फीट लंबी, 12 मीटर ऊंची और 14 टन वजन की वीणा का निर्माण किया है। ये वीणा नया घाट क्षेत्र में प्रमुख चौराहे के तौर पर लगाई गई है। इस पूरे चौक को लता मंगेशकर की स्मृति से सजाया गया है। उनकी प्यारी सी आवाज उनके चाहने वालों के दिल में हमेशा बसी रहेगी। 18 नाउ स्वदेश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको हम बता दें कि ईटी नाउ स्वदेश की पहली सालगिरह के मौके पर हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट, जिसके विजेताओं को मिलेगा संजीव भसीन और बसंत माहेश्वरी जैसे बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट से मिलने और उनके साथ लंच करने का मौका। तो आपको करना क्या है जरा वो समझ लीजिए। तो इस कॉन्टेस्ट में आपको देना होगा एक आसान से सवाल का जवाब। आज का सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आज का सवाल है, इनमें से कौन सी कंपनी एफएमसीजी सेक्टर की नहीं है? ध्यान से सुनिए, इनमें से कौन सी कंपनी एफएमसीजी सेक्टर की नहीं है? आपको इस आसान से सवाल का जवाब देना है और इस आसान से सवाल का जवाब देने के साथ ही आप मार्केट के दिग्गजों के साथ लंच करने का मौका पाएंगे। आपको ईटी नाउ स्वदेश का ट्विटर हैंडल फॉलो करना है और उसके बाद स्वदेश लंच लिखकर एक स्पेस देना है, जिसके बाद लिखना है Q2। इसके बाद एक और स्पेस देकर आपको अपना विकल्प चुनना है। A, B, C और D में से आपको विकल्प चुनना है और इसे भेज देना है हमारे ट्विटर हैंडल #LunchWithSwadesh पर। लकी विनर्स को मिलेगा मार्केट दिग्गजों के साथ लंच करने का मौका। संजीव भसीन हो या फिर बसंत महेश्वरी जैसे दिग्गज मार्केट के महारथी आपसे मिलेंगे अब लंच टेबल पर। ईटी नाउ स्वदेश की सालगिरह पर मिलेगा शानदार मौका। दर्शकों को देना होगा एक आसान सवाल का जवाब। लकी विनर्स जाएंगे दिग्गज एक्सपर्ट्स के साथ लंच पर। मार्केट का मूड समझने और पोर्टफोलियो बनाने का मौका। ईटी नाउ स्वदेश पर अनोखा कॉन्टेस्ट लंच विद मार्केट मास्टर्स कमिंग सून। मैं आप सब लोगों को बेहद बधाई देता हूं। ईटी नाउ स्वदेश का 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। मेरे ख्याल से आपका चैनल बहुत अच्छा है और आप सब लोगों को शुभकामनाएं। Co-powered by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. In association with BSC, experience the new. क्या कर रहा है? ब्रेकफास्ट कर ले, 9:15 की मीटिंग है। स्टॉक मार्केट खुलने वाला है, ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूँ। एक बार काम शुरू हो जाएगा तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी ना। मैं भी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूँ। कैसे? थैंक्स टू 5 पैसा का बास्केट ऑर्डर फीचर। मेरे ऑप्शंस का ऑर्डर मार्केट शुरू होने से पहले ही रेडी है। तो बस अब क्लिक किया और ट्रेड हो गया। समझा? ऐसे करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग। सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। निवेश करने से पहले कृपया सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। Big e-commerce companies deal with all kinds of issues, and handling them with ease requires a special